बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम शख्सियत के हर कड़ी में आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जो आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन भी दे, प्रेरणा भी दे। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में है राघवेंद्र दाधीच। आप मूलतः दाता रामगढ़ के रहने वाले हैं, आयु सिर्फ 23 वर्ष। और शख्सियत के इस कार्यक्रम में आने का कारण है राजस्थान की जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम आरजेएस में 2024 में 18वां रैंक प्राप्त करना। 18वां रैंक राघवेंद्र दाधीच जी ने जब प्राप्त किया तो ये दाता रामगढ़ जो कि सीकर जिले का हिस्सा है, सिर्फ उनके लिए सौभाग्य की और गर्व की बात नहीं थी, ये पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि इतनी कम आयु का एक युवा इतने बड़े एग्जाम में इतने अच्छे रैंक के साथ हमारे बीच में आता है। हम स्वागत करते हैं राघवेंद्र आपका। और मैं बताऊं कि राघवेंद्र दाधीच के माता और पिता दोनों ही अध्यापन से जुड़े हुए हैं। अध्यापन के और इनके परिवार में, इनकी बैकग्राउंड में कोई भी कानून की विधा में जुड़ा हुआ नहीं है, लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है। इन्होंने कक्षा 11 और 12 दाता रामगढ़ के ही एक सरकारी विद्यालय से उत्तीर्ण किया। उसके बाद का सफ़र कैसा रहा, किस तरह इन्होंने अपनी इस अचीवमेंट को हासिल किया, इसकी बात चलिए इन्हीं से करते हैं। राघवेंद्र, ये बताओ कि तुमने जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे तो अचानक गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं कक्षा पास करने के बाद ये कैसे निर्णय लिया कि तुम लॉ की पढ़ाई करो? जी सर, इसकी शुरुआत 10वीं क्लास से हुई। 10वीं क्लास में जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था तो क्योंकि मेरी माताजी सरकारी अध्यापिका हैं तो मेरा ये था कि मैं जो मेरा 11वीं 12वीं है उसकी मैं पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही करूं। तो काफ़ी आसपास के लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल में आप ना जाएं, आपके पास क्षमता है पढ़ने की तो आप अच्छी पढ़ाई करें, साइंस लें। लेकिन मैंने जिद करके कॉमर्स ली और मैं सरकारी स्कूल में गया। और फिर उसी 11वीं 12वीं के दौरान मुझे लगा कि सिर्फ बीकॉम में सीए सीएस इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसी बीच मैं एक बार दिल्ली गया था अपने मामा जी के साथ, तो उनके साथ मैंने कोर्ट विज़िट किया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक जो फील्ड है इसमें मुझे रुचि लग रही है। तो फिर 12वीं से मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर जब 12th मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने सीकर डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया था सरकारी स्कूल में। तो वहाँ से मैंने निर्णय ले लिया था कि हाँ, मुझे LLB करनी है और इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। तो LLB करने के लिए तो सबसे अच्छी जगह और सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है देश का वो क्लैट है। तो आपके दिमाग में आया कि क्लैट दिया जाए? जी, मैंने क्लैट दिया था, लेकिन चूंकि मेरा माध्यम हिंदी मीडियम हो गया था 4 वर्ष के लिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक। तो जब मैं कोर्स करने के लिए जयपुर गया तो मुझे थोड़ी समस्या आई इंग्लिश समझने में, क्योंकि जो टीचर्स थे वो इंग्लिश में बताते थे और गणित मेरी शुरुआत से थोड़ी सी कमज़ोर रही है। तो शायद इन्हीं 2-3 कारणों की वजह से क्लैट में मैंने जो अटैम्प्ट दिया उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन वो शायद उसी असफलता से मुझे ये प्रेरणा मिली कि अब मैं जहाँ भी पढ़ूंगा वहाँ पे मैं अपना बेस्ट योगदान या बेस्ट पढ़ाई हो करके दिखाऊंगा। तो फिर आपने कहाँ एडमिशन लिया लॉ में? उसके बाद मैंने सर MIT यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। गुड़गांव में? जी हाँ, गुड़गांव में। और फिर मैंने उस 5 सालों में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। वेरी गुड। और वहाँ से फिर आगे का सफर। तो MIT यूनिवर्सिटी से आपने BCom LLB 5 ईयर कोर्स किया? जी, BCom और उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। और गोल्ड मेडल जब MIT यूनिवर्सिटी से किया तो MIT यूनिवर्सिटी एक ऐसी एलीट यूनिवर्सिटी है जिसे हम जानते हैं कि वहाँ से निकलने वाले लोग ज़्यादातर कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आपने ये निर्णय कैसे लिया कि मुझे RGS एग्ज़ाम देना है और उसे क्रैक करके आगे जज बनना है? सर, राजकीय सेवाओं में या न्यायिक सेवाओं में मेरा शुरुआत से ऐसा रुझान था कि हाँ, इस सरकार के लिए या कोई भी प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे सकूं। तो मैंने शुरुआत से यही अपना माइंडसेट रखा था कि मुझे इस कॉरपोरेट सेक्टर की जो एक दौड़ है उससे मुझे दूर रहूँगा। और मैंने खुद का उसी तरह से मैं अपने खुद को मोल्ड रखता था, अपने टारगेट को सेट रखता था। तो आपने टारगेट सेट रखा कि आपको RGS देना है। हरियाणा में आपको RGS देने के लिए तैयारी करने के आपने तैयारी कब से शुरू की RGS के लिए? RGS की स्पेसिफिक तैयारी तो मैंने अभी जुलाई 2023 से स्टार्ट की थी। लेकिन जो 5 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी उस दौरान भी मैंने अपना फाउंडेशन जो था वो अच्छे से उसको मेक किया
क्योंकि मुझे पता था कि जो अभी ये 5 साल का जो समय है, अगर मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ तो आगे मैं जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में थोड़ी सी सहायता मिल सकती है। अच्छा, तो आपने अपनी पढ़ाई 5 वर्षीय जो कोर्स था उस पर पूरा ध्यान दिया, गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके पश्चात आपने आरजीएस की जुलाई 23 से तैयारी शुरू की। तो तैयारी आपने कहाँ शुरू की? तैयारी सर क्या मैंने कोचिंग करी? घर से ही शुरू करी सर मैंने। अच्छा, घर से ही करी। जी, बचपन से मैं कभी ट्यूशन क्लासेस वगैरह गया नहीं था, तो मुझे मेरे ही पेस में पढ़ना पसंद है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मुझे कभी आवश्यकता होगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस तक मुझे इतना ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैं घर से ही बैठ करके खुद से नोट्स बना तो करके। पिछले सालों के सैंपल पेपर वगैरह को और क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे आपने और उस पैटर्न को लेकर के कुछ अच्छी किताबें ली होंगी, उनके आधार पर आपने अपनी तैयारी अपने स्तर पर एकलव्य के तरीके से शुरू कर दी। वेरी गुड। तो दर्शकों, ये एक अनुपम उदाहरण है उस दौड़ में जब हम चकाचौंध की इस भीड़ में ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूटों के हमारे बच्चे कुछ कर नहीं सकते। बात है जिजीविषा की, बात है निर्णय लेने की क्षमता की, बात है सही रणनीति बनाने की और उस पर कारगर तरीके से आगे बढ़ने की। तो राघवेंद्र, ये बताइए कि आप जब इस लाइन में आगे बढ़ रहे थे, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है आरजीएस की, इसमें माइनर मेजर दोनों तरह के सब्जेक्ट होते हैं। माइनरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मेजर तो 5 ही हैं। तो तैयारी करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि मैं तैयारी सही दिशा में कर रहा हूँ, आप आज के एस्पिरेंट्स को, जो आज के हमारे युवा क्लैट के माध्यम से जो BLLB या BCom LLB कर रहे हैं या अन्य माध्यमों से 3 ईयर लॉ भी कर रहे हैं, वो जो आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी की? सर, सबसे पहले स्ट्रेटेजी तो यही होनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है। अगर आप एक बार उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स हैं उनमें एक फ़ायदा ये रहता है कि आप 3 वर्ष में या 5 वर्ष में उन सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ चुके होते हैं। तो आप सिलेबस को देखिए और फिर जो बेयर एक्ट्स हैं वो हमारे लिए बाइबल के तौर पे काम करती है, तो आप बेयर एक्ट्स को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और जब आपको एक बार लगे कि हाँ बेयर एक्ट मुझे याद हो गई है, तो जो PYQs इतने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं आज तक, उनको आप सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप कुछ रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल होती है या आपके पास में कोई सीनियर है या कोई आपका टीचर है, आप उनसे गाइडेंस लेकर के और इसकी अपनी जो प्रिपरेशन की जो दिशा है उसको सही तरीके से आप मोड़ सकते हैं। वेरी गुड। तो कैसे तैयारी करें, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है किसी भी युवा के जीवन में, जब वो ये निर्णय करता है कि मुझे इस एग्जाम विशेष को क्रैक करना है। तो बहुत ही आसान शब्दों में राघवेंद्र ने ये बताया कि किस तरह तैयारी करें। लेकिन राघवेंद्र, ये बताओ कि इस दुनिया में जब आज के ज़माने में लॉ करने वाले, और वो भी स्पेशली 5 ईयर लॉ करने वाले लोग बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इतनी अच्छी फर्मों में, तो कौन से ऐसे वो बिंदु हैं जिन्होंने प्रेरित किया आपको कि मुझे आरजीएस ही बनना है? और क्यों बनना चाहते हैं आप आरजीएस, या क्यों बनना चाहते थे आप आरजीएस, क्योंकि बन तो चुके हैं आप? सर, मेरा ये एक आउटलुक था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो उनकी एक निश्चित सीमा है और वो एक अलग दायरे में काम करते हैं, और जो ये सर्विसेज हैं, जो जुडिशियल सर्विस है, वो आपको ग्राउंड लेवल पे कुछ इन रियल टाइम आप एक अपना इनपुट दे सकते हैं। बहुत से हमारे जो बंधु हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया सरल है लेकिन उसे जटिल बना दिया जाता है क्योंकि ज्ञान का थोड़ा अभाव रहता है। तो मेरा शुरुआत से ये था कि मैं इस फील्ड में जाकर के और जितना अपना मनोबल इसके अंदर मैं लगाकर इस चीज़ को सरल बनाने की कोशिश कर सकूं। आज इतने केसेस पेंडिंग हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काफ़ी पहल करता है कि कोर्ट्स को जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। तो मेरा शुरुआत से ऐसा रहा कि मैं अपनी नॉलेज का, अपनी जो मेरे पास जो कैपेसिटी है उसका मैं इन्हीं सेवाओं में यूज़ करके और किस समाज में कुछ अपना इनपुट दे सकूं। अच्छा, एक जज समाज में किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है, सामाजिक विकास में या सामाजिक सुरक्षा में, ये बताइए। सर, 2 सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जुडिशियल सर्विसेज। जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो SDM होते हैं, वो समाज से जुड़ कर के, पब्लिक से बात करके वो अलग तरीके से अपना योगदान देते हैं और जो भी समस्याएं हम हमारे जीवन में देखते हैं उनको वो निदान करते हैं। लेकिन किसी के ऊपर कुछ केस हुआ, किसी का कोई ज़मीनी विवाद है या किसी को गलत किसी केस में फंसाया गया, तो इस बारे में जो एक जज है वो उस कुर्सी की एक
इतनी ताकत है कि वो सही को सही और गलत को गलत आंक सकता है। तो लोग फालतू की जो इधर उधर का ज्ञान है उसमें ना पढ़ करके, अगर वो जज उनको एक अपनी बात बताएगा कि हाँ, क्योंकि जज एक एक्टिव अगर पार्टिसिपेंट होके जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अपना योगदान देता है, तो मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ज़्यादा बढ़ कर के पब्लिक को यूज़फुल हो सकता है। बहुत अच्छा। एक बात और बताइए, हमारे विद्यार्थियों के पास दो मीडियम है, मेजॉरिटी के पास हिंदी मीडियम है और कुछ जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। क्या हिंदी माध्यम का छात्र होने के नाते आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ बाधाएं आई? सर 12वीं तक मेरा हिंदी मीडियम रहा, 9वीं से 12वीं। फिर जब LLB मैंने जो की वो मेरी इंग्लिश मीडियम में रही। मैंने ये देखा अपने साथ में कि जो RJS का एग्ज़ाम है वो दोनों ही माध्यम के लोगों को बराबर तरीके से चैलेंज करता है, क्योंकि इसमें हमारे लैंग्वेज के पेपर्स भी होते हैं। जब प्री होता है उसमें 30 नंबर की 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो जो हिंदी मीडियम वाला है उसके लिए हिंदी आसान है, जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसके लिए इंग्लिश आसान है। मेंस में भी आपको ऐसे लिखना होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मीडियम आपका इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि निचली अदालतों में आज भी हिंदी का ही उपयोग होता है। आज भी हम पुलिस में जाते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो FIRs वगैरह आज भी हिंदी में लोग देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। फिर भी मैंने ये सुना है कि जो ऐसे आता है लिखने के लिए, वो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं अक्सर वो क्योंकि बचपन से अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं, इसलिए हिंदी उन्हें बहुत कठिन लगती है। और हिंदी में ऐसे लिखने के साथ साथ सिर्फ लिखना ही नहीं है, वहाँ शब्द विन्यास पर भी आपका जोर बहुत अच्छा होना चाहिए, भाषा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अंग्रेजी दुरूह है। उन्हें अंग्रेजी बोल लेना एक अलग बात, लेकिन अंग्रेजी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना, ऐसे में अभिव्यक्ति है, अलग बात है। तो स्पेशली आपने इंग्लिश अथवा हिंदी के ऐसे के लिए किस तरह से तैयारी की? सर इसमें मैं थोड़ा सा खुद को प्रिविलेज मानूंगा कि मेरे माता पिता ने मुझे थोड़ा मिक्स्ड फॉर्मेट में पढ़ाई करवाई, कि मैं पहले 8वीं तक इंग्लिश मीडियम में रहा, फिर 4 साल मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, फिर मैं वापस इंग्लिश मीडियम में आ गया। और कहीं ना कहीं लैंग्वेज से शुरुआत से मेरा ठीक नाता रहा है और मैं कविताएं भी लिखता हूँ। तो मुझे शायद इसमें कम इनपुट देने की आवश्यकता पड़ी। फिर भी अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो अगर एक निश्चित समय हर अगर लैंग्वेज को दिया जाए और अपने होराइजन को बढ़ाया जाए नॉलेज के, अखबार पढ़ करके, दोनों ही लैंग्वेज में अखबार आते हैं, मैगजीन्स आती है और आजकल यूट्यूब और गूगल पे इतना सारा मटेरियल है, तो आप उनको बार बार पढ़ करके और चीज़ों को समझ करके दोनों ही लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर हिंदी माध्यम के ऐसे की तैयारी करनी हो तो आप किस माध्यम को, किस किताब को या किसी अखबार विशेष को रेफर करना चाहेंगे कि आपने जिसके माध्यम से ऐसे लिखने या हिंदी में प्रवीणता हासिल करने के लिए आपने जिसका अध्ययन किया हो? सर अगर पहले मैं प्री का बताऊं, अगर तो प्री में शायद मेरे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो एक गलती करते हैं कि शुरुआत में ही एक बड़ी रेफरेंस बुक को उठा लेते हैं। मार्केट में काफ़ी बुक्स होती हैं और उनसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आज भी मेरी 8वीं क्लास की हिंदी व्याकरण की किताब है और मैंने उसी से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे जो बेस है वो एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार समझाया जाता है, आज कॉलेज के बाद तो सब अपने 20 की उम्र पार कर चुके होते हैं, लेकिन जो 15-16 की उम्र में जो किताबें पढ़ाई जाती है शायद वो जल्दी आपको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करती है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और जो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी न्यूज़पेपर आता है उसको आप एक शुरुआत में आप नॉर्मल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और जो भी अभिव्यक्ति का जो पेज आता है उसको आप बार बार पढ़ें। शुरुआत में मेरे को भी काफ़ी मुश्किल लगता था, क्योंकि ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के जो बोलने में आसान होते हैं, लेकिन आप जब लिखने लगते हैं तो आपकी अशुद्धियाँ उनमें भी आती है और आप अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में एक मात्रा विशेष भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो आप उसको पहले आराम से पढ़ें जिनके पास समय है, और अब धीरे धीरे आप खुद ही उसको समझने लगेंगे कि हाँ, किसी टॉपिक के ऊपर आपको किस तरीके से अपने विचार रखने चाहिए और उस टॉपिक के बारे में आप सुने बार बार। सुनने से क्या होगा कि आपका जो नॉलेज प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डेवलप होगा और शायद वो आपको जब स्ट्रेस होगा ऐसे के पेपर के टाइम पे, क्योंकि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, तो उस टाइम वो आपने जो सुना है या जो पढ़ा होगा वो आपको ज़्यादा काम आएगा, बजाय आप जो रट रहे हैं किसी भी ऐसे को उससे। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू का आपका एक अनुभव कैसा रहा? इंटरव्यू में क्या मुख्य सवाल पूछे गए, किस तरह से प्रश्न होते हैं, वह बताइए। इंटरव्यू के लिए सर मैंने RJS के पहले 2 इंटरव्यूज़ दिए थे। एक राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर का इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है जो हमारे RPSC कंडक्ट करवाती है, तो मैंने उसकी तैयारी की थी, उसके लिए मैंने मॉक्स दिए थे।
उसके बाद मैंने जब सीबीआई के अंदर एक एपीपी का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो मैं वहाँ भी इंटरव्यू देने गया था। तो मैंने 2 रियल टाइम इंटरव्यूज़ को फेस किया था, आरपीएससी भी और यूपीएससी का भी। और जो आरजेएस का इंटरव्यू है, क्योंकि वो ऑनरेबल जजेस लेते हैं हमारे हाई कोर्ट के, तो उसका थोड़ा सा अलग एक तरीका होता है उस इंटरव्यू का। और मुझे लगता है कि हम खुद ही डरे हुए ज़्यादा रहते हैं। जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वहाँ का जो बाकी स्टाफ होता है वो आपको बहुत कोऑपरेट करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बच्चा जो सामने आया है वो उसके लिए कितना मैटर करता है वो इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि आप खुद को ही हम कम आंकने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो अपने घर पे आपके भाई बहन माता पिता जो भी होते हैं, आप उनके साथ बैठें, घर पे आप अपना खुद का इंटरव्यू दें, शीशे के सामने आप कोशिश करें। मैंने भी कैमरा चला, अभी तो फ़ोन है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको बार बार देखें। घर पे अगर आप अपना थोड़ा बहुत डर निकाल लेंगे तो वहाँ जा कर के उस कमरे के अंदर आपको डर लगेगा, लेकिन आपको एक मन में रहेगा कि हमें बोल तो सकता हूँ। और अगर आप सामने वालों को एज ए फ्रेंड आप अगर देखेंगे, क्योंकि वो बहुत हंसमुख रहते हैं, वो आपको बहुत ही सराहना देते हैं कि हाँ ठीक है आप करो। शुरुआत में इंटरव्यू का जो सवाल होते हैं वो भी थोड़े आसान होते हैं, बीच में थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे शुरुआत के 10 मिनट अच्छा उन्होंने सवाल पूछा, बीच के उन्होंने थोड़ा सा फिर वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप टेम्परामेंट आपका कैसा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, वही आपका टेस्ट होता है। नॉलेज का आपका टेस्ट नहीं होता है। कुछ सवाल आपके गलत भी होते हैं, कुछ सवालों में आप सॉरी भी बोल देते हैं, उस पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आपने अगर सवाल नहीं आया एक, तो अगले सवाल को आपने कैसे टैकल किया वो मेन पॉइंट देखा जाता है। जी। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, जब आपका इंटरव्यू भी हो गया और आपको संतुष्टि थी अपने इंटरव्यू से, तो क्या आपने ये अंदाज़ा किया था कभी कि इतना अच्छा रैंक, 18वां रैंक आप हासिल करेंगे? ये उम्मीद थी? सर, कोई भी एस्पिरेंट जो है वो बस एक ही सोच में रहता है कि जब फाइनल पीडीएफ आए तो उसमें हमारे को हमारा नाम देखने को मिले। तो हाँ, इंटरव्यू देने के बाद में मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था कि मैंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जो पिछले मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे तो उनसे भी मुझे लगा कि हाँ, मैंने उनके मुकाबले भी अपना थोड़ा सा और अपनी गलतियों में सुधार किया है। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन जब मेरे पिताजी ने पूछा कि कैसा हुआ, तो मैंने उनको ये बोला कि हाँ, मेरी तरफ से अच्छा हुआ है। बाकी जो मेरे मेंस में मैंने एफर्ट किए होंगे, जो एसेज में मैंने एफर्ट किए होंगे, ओवरऑल जो मेरा परफॉर्मेंस रहा होगा उस पर वो सब कुछ निर्भर करता है। तो जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, दिवाली से पहले दिवाली आई, तो घर में किस तरह का माहौल था? क्योंकि 18 रैंक आना, 18वां रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। तो किस तरह से इस ऊंची सफलता को सामान्य रूप में आपने ग्रहण करा? सर, 26 तारीख को हमारा लास्ट इंटरव्यू थे, तो उस दिन उम्मीद थी कि लास्ट डे को ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम लोग रात भर देख रहे थे रिज़ल्ट को, लेकिन रात को रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ। तो अगले दिन हम लोग तो दिवाली की सफाइयों में लग गए। तो मैं, मेरे पिताजी, हम लोग नॉर्मल जो घर की वेशभूषा है उसके अंदर हम लोग सफाई कर रहे थे। तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास कि रिज़ल्ट आ गया, एक बार चेक कर लो। तो वो जो मोमेंट था वो 10 मिनट, तो जब हमने पीडीएफ खोली तो शायद उस टाइम वो जो फील था कि अब इसमें नाम आएगा या नहीं आएगा, वो जो धड़कनें थी वो शायद हर एक परिवार के मेंबर्स की उस टाइम पे पीक पे होगी। और जब रिज़ल्ट, मैंने तो नीचे से स्टार्ट किया कि नीचे से कहीं ना कहीं 222वें नंबर पे भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन फिर नीचे नहीं मिला। फिर मैंने ऊपर से देखा तो 18वें नंबर पे जब मुझे अपना नाम देखने को मिला, तो पहला काम मैंने अपने पिताजी को गले लगाने का किया। और शायद वो बहुत ही रेयर मोमेंट होता है किसी भी एक बच्चे के जीवन में कि उनके पिता उनको गले लगाएं। और शायद 10-15 मिनट तो हमारे को समझने में लगा कि ये हुआ क्या है, क्योंकि मैं अपने परिवार का पहला कोई ऐसी सेवा में आया हूँ। हाँ। तो सबके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, सबका फिर कॉल वगैरह आया और फिर समाज ने भी काफ़ी सराहना दी। अच्छा, उसको एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है फीलिंग को, लेकिन हाँ, वो एक अमेजिंग फीलिंग होती है सर उसके बाद। बहुत। तो दर्शकों, आज का ये इंटरव्यू ये बताने के लिए है, जो मेरे युवा साथी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो ये समझें कि कोई अजूबा नहीं होता जो सफल होता है, वो हम में से ही होता है, हम भी हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से अपनी जिज्ञासाओं को साकार करने के लिए हम सार्थक परिश्रम करते हैं। मूल बात यह है कि हम ये समझें कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर हम ये समझें कि इसे कैसे किया जा सकता है, और फिर करने लग जाएं। इंतजार ना करें किसी की, और परवाह भी ना करें, क्योंकि आपका काम बोलता है। आज राघवेंद्र का काम बोल रहा है तो हम उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। कल हम उम्मीद करते हैं राघवेंद्र जब इस न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे तो समाज जिसे इनसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं, ये उन्हें पूरा करेंगे, और अपनी कुर्सी जिस उद्देश्य के साथ ये हासिल कर रहे हैं
वह हम सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर राजकीय सेवा में अपने कार्य को निष्पादित करेंगे। तो राघवेंद्र जी, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपको इस अद्भुत सेवा में आने के लिए और इतने अच्छे रैंक पर। मुझे उम्मीद है कि हमारे अभिभावक जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि कैसे सामान्य परिस्थितियों से निकलकर भी विशिष्टता हासिल की जा सकती है। और मेरे युवा साथी जो देख रहे हैं, जिनके सामने आज स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में बच्चे, उनके सामने ज़्यादा विकल्प अभी भी नहीं है। उनमें से या तो कोई नीट कर देना चाहता है, या कोई जेईई करने की तैयारी में लगा हुआ है, या कोई क्लैट के थ्रू अपना कैरियर बनाना चाहता है, या सीए सीएस। अभी भी मूलतः 80 से 90% छात्रों की इच्छा इन 4 कैरियर में जाना ही है। कैरियर इन 4 के अलावा भी बहुत से हैं। ये सच है कि जहां आपका पैशन हो, जहां आपका एप्टीट्यूड हो, आपको जाना वहीं चाहिए। तो पहली चीज एप्टीट्यूड को पहचानो, दूसरी चीज रास्ते को ढूंढो, तीसरी चीज आगे बढ़ चलो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद।